नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल के बारे में। इससे पहले आप सभी को पता होगा हमने यूपी पुलिस दरोगा के एग्जाम्स में 1991 से लेके अब तक यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में तक आए हुए जितने भी क्वेश्चंस थे वो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मैंने करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब तक मैं लगभग 10 से 12 वीडियोस बना चुका हूँ। पिछले जो भी सब्जेक्ट्स रहे जैसे इतिहास इतिहास से संबंधित मैंने लगभग 3 से 4 वीडियो बनाई हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र, ठीक है, और कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ये सभी आपका कह सकते हैं कि आपके सिलेबस का भाग है। ठीक है, और आपके सिलेबस में लगभग 35 से 40 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, तो उन सभी टॉपिक्स को मैं स्टेप बाय स्टेप या कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक इस सीरीज में करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप वो जाके देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना कि एग्जाम से पहले कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक हमारे छूट जाते हैं। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे होंगे देखिए सामान्यतः बात ये होती है कि मैथ जो है वो भी सबको पता ही है कि ये टॉपिक है और समानता 2-4 क्वेश्चन छोड़ के मैथ तो लगभग सबको आते ही है ना? रीजनिंग वो भी सेम है, हिंदी वो भी सेम है, पर जो जीएस वाला पार्ट है इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या वो कंफ्यूजन ना रहे उसको ही हटाने के लिए मेरा ये प्रयास है कि आप लोग अपना जो सिलेबस है वो पहले एक बार क्लियर कर लें। सेकंड, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपकी आंखों से अगर एक बार निकल जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो बिना देर का किए हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली विश्व का भूगोल। ठीक है, और इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ़ उनके साथ में जो प्रॉपर जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? ताकि हो सकता है ज़रूरी नहीं कि ये यूपीएसआई की ही बात हो। अभी आने वाले समय में यूपी होमगार्ड्स की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, ठीक है? इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी नई वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए या उन सभी टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है? ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को वन बाय वन आप एक्सेस कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी प्लेलिस्ट ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और पर्सनल लेवल पे व्यक्तिगत तौर पे आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे आज का हमारा 6 कह सकते हैं कि छठा टॉपिक है विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इसमें आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ विश्व के भूगोल के बारे में। ठीक है, हालांकि मैं इसमें सिलेबस आपको नहीं कर पाऊंगा, आप सभी को पता ही होगा। मैं बस आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? देखिए आपका ये हालांकि विश्व एवं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित कह सकते हैं कि भारत एवं भारत के पड़ोसी देश तथा विश्व के अन्य देश तथा उनकी राजधानियों के टॉपिक से भी इसको आप कह सकते हैं कि कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व के भूगोल से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से ये क्वेश्चन आपको मतलब जो राजधानियों वाला है वो तो पढ़ना ही है। सेकेंडली आपको ये क्वेश्चन या मतलब ये जो देश है वो कहाँ पे, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको अपने माइंड में रखने हैं। आपके मैप में ये मार्क होने चाहिए, ठीक है? हालाँकि ये जो क्वेश्चन है वो 1991 का जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, आप सब देख सकते हैं सामने। पर इस समय यानी कि 2025 या 2026 में आपको जनरली उन देशों का लोकेशन, उन देशों की राजधानी आपको माइंड में रखनी है, जिन देशों के साथ में रिसेंटली हमारे भारत का कोई एमओयू पे सिग्नेचर हुआ है या किसी ऐसे देश के संबंधित जहाँ पे अभी जैसे कि यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही है। सेकंड अभी जैसे कि रवांडा या युगांडा कहाँ का वो अ अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रम्प, वो बोल रहा है कि हमने इन 2 देशों की लड़ाई रुकवा दी, जबकि उन 2 देशों में लड़ाइयाँ हुई ही नहीं है। या अभी थाईलैंड और मलेशिया, लाओस की लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई उन देशों की राजधानी या कैपिटल, या अभी आप कह सकते हैं क्यूबा के नज़दीक एक आइलैंड है जहाँ पे अभी अटैक करने वाला है दूसरा वेनेजुएला वगैरह, इन देशों को जो मतलब कह सकते हैं कि करंट में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हाइलाइट रहे हैं, उन देशों की लोकेशन, उन देशों की राजधानी और उन देशों की मुद्राएँ, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? तो हमारी यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा आप देख सकते हैं पोलैंड की राजधानी वारसा है, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा
तथा हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोडेसिया देश का नाम क्या है? रोसेडिया देश का नाम क्या है? तो रोसेडिया जो देश है उसका जो कह सकते हैं कि जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे आप सभी को पता है जिम्बाब्वे की एक टीम है, क्रिकेट टीम। तो जिम्बाब्वे का जो दूसरा नाम है वो बेसिकली रोडेसिया है बेसिकली, है ना, रोडेसिया। ओके, जिसे पहले दक्षिण रोसेडिया या रोसेडिया गणराज्य या जिम्बाब्वे रोसेडिया के नाम से जाना जाता था, पर वर्तमान में इसको जिम्बाब्वे नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल मामले में सबसे बड़ा गणराज्य है? तो अगर इन देशों की बात करी जाए, कांगो की, दक्षिणी सूडान की, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, हालांकि ये तो एक ग्रुप ऑफ कह सकते हैं कि देशेज हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा सूडान और अल्जीरिया, तो इन सभी देशों की अगर बात की जाए क्षेत्रफल के मामले में, तो हमारा जो अल्जीरिया हो जाएगा वो बेसिकली सबसे बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर कॉन्टिनेंट के मामले की बात की जाए, जैसे कि हमारे जो विश्व के बेसिकली 5 महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप आप सभी को पता है एशिया हो जाएगा। और एशिया के बाद में अगर सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो वो अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर अफ्रीकी महाद्वीप की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया, फिर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो भाग हो जाए, सबसे बड़ा देश हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, और इसके अलावा सेशेल्स, सेशेल्स इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। और अगर ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 54 देश हैं। ठीक, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका के कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? मतलब अफ्रीका में एक रेगिस्तान है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, विश्व एवं दुनिया के रेगिस्तान, जो आपके सिलेबस में दिया गया सीधा सीधा। तो वही पूछ रहा है कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो किस प्रकार का मरुस्थल है? शीत शीत कटिवर्तीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीत शरद ऋतु या उष्ण कटिबंधीय? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय। ये जो कालाहारी मरुस्थल है वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, और ये विश्व का एक बहुत बड़ा मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, ये दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ के स्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। आपने कई बार जो जीएस वाला पोर्शन है वहाँ पे बुशमैन एक प्रजाति है या जनजाति है वो पढ़ाई होगा। तो वो जो बुशमैन जनजाति है वो अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो 14 दिसंबर 2017 को एग्जाम हुआ था, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जो वहाँ पे थर्ड बैच पे एग्जाम हुआ था, या कह सकते हैं तीसरे दिन का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? ठीक है, यानी कि जो खाड़ी प्रवाह एक तरीके से कह सकते हैं कि महासागरीय धारा है, ये खाड़ी प्रवाह ये किस महासागर में होती है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो ये जो खाड़ी प्रवाह है ये बेसिकली जो अटलांटिक महासागर है इसको अंध महासागर भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसमें होती है। क्लियर, चलते हैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए आप, विश्व प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब सागरीय जल एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जल राशि के रूप में प्रवाहित होता है तो इसको सागरीय धारा जलधारा कहते हैं। खाड़ी प्रवाह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, और वास्तव में गल्फ स्ट्रीम धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी की धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता? तो आप सभी को पता है जो हमारी श्रीलंका है, श्रीलंका को ही पहले सीलोन कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर बात की जाए, ये हमारा कर्क रेखा से जो भूमध्य मकर रेखा है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी तीन मतलब रेखाओं के तौर पे पृथ्वी को विभाजित किया गया। सबसे ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर बात की जाए, वो यही इतना ही क्षेत्र जो होता है वही उष्णकटिबंधीय। इससे ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये शीत क्षेत्र हो जाता है, नीचे वाला भी, क्योंकि नीचे भी बर्फ रहती है ऊपर भी बर्फ। जो सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ से लेके, यानी सूर्य की अगर बात की जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही सूर्य कह सकते हैं कि ऊपर नीचे होता है या परिक्रमण करता है, या जो सूर्य की किरणें रहती हैं इस तरीके से रहती हैं। ठीक है,
सीधे तौर पे अगर सूर्य की बात की जाए तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ही भ्रमण करता है, ठीक। वो हालांकि ये आपने जब एक्सप्लेनेशन में पढ़ा होगा अपना जो जियोग्राफी वाला पार्ट, तब वहाँ पे आपके आपके टीचर ने या आपने आपने ये जाना होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्लिन इस देश की राजधानी है, ठीक है। वर्लिन बेसिकली काफ़ी ऐतिहासिक कह सकते हैं कि राजधानी मान सकते हैं आप, ठीक है? और उस नज़रिए से भी ऐतिहासिक है। दूसरी बात ये है कि कई और भी रीज़न हैं जिसके कारण से बर्लिन इस समय यानी कह सकते हैं 2016 में ये जो मृतक आश्रित का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो बेसिकली बात करते हैं अगर बर्लिन के बारे में, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और ऐतिहासिक तौर पे मैंने इसको इसलिए बोला था कि क्योंकि जो आप सभी को पता है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हालाँकि प्रथम विश्व युद्ध का भी वजह कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि यूरोपीय देश ही थे। पर अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरीके से जो जर्मनी में कह सकते हैं वहाँ का जो किंग था जो हिटलर, ठीक है? हिटलर से संबंधित है और वहीं पे बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो इस वजह से ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैपिटल हो जाती है, ठीक है? आगे कुछ और भी देश और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। जर्मनी की आपको बता ही दिया बर्लिन है, ठीक है? हंगरी की बुदापेस्ट है, जॉर्जिया की फिट्स ट्बिलिसी है, ठीक है? ट्बिलिसी। और अगली अगर बात की जाए ग्रीस की, तो इसकी एथेंस हो जाएगी, ठीक है? ग्रीस की कैपिटल को भी आप ध्यान रखेंगे, ये ऐतिहासिक तौर पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक? चलते हमारे अगली वीडियो की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर वाला देश है? सिंगापुर, बहरीन, कंबोडिया, अर्जेंटीना। तो आप सभी को पता है जो सिंगापुर है वो बेसिकली सिर्फ एक शहर है, समुद्र के किनारे है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सिंगापुर कंट्री है वो ये पहले एक शहर ही हुआ करता था। फिर वहाँ पे वहाँ के जो तत्कालीन जो भी प्रधानमंत्री या वहाँ के राजनेता थे उन्होंने इसको, चूंकि ये शहर जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये यहाँ पे समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके यहाँ पे नीचे की तरफ इंडोनेशिया वगैरह है। तो यहाँ पे यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार इस स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए जो जहाज है वो इधर चाइना है और इधर ये आप कह सकते हैं कि इधर हमारा हिंद महासागर है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए जो भी जो जहाज जाते थे तो उनको रुकने के लिए या तो फिर ये सिंपल सी बात इधर जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे रुकते हुए आते थे और वहाँ से रुकने के बाद में हिंद महासागर में तो इतना कह सकते हैं एक तरीके से कोई होटल वगैरह था नहीं, ठीक है। तो सिंगापुर ने सोचा कि हम यहाँ पे ना बहुत बड़ा होटल टाइप के कह सकते हैं कई खोल सकते हैं जहाँ पे आके जो जहाज है अब चूंकि इतनी लंबी दूरी तय करके आते हैं तो वो यहाँ पे थोड़े बहुत रेस्ट कर पाए वहाँ के उनके ड्राइवर या उनका क्रूज। तो इस वजह से ये एक तरीके से कह सकते हैं जैसे आपने अगर रोड पे देखा होगा तो रोड पे जब आप 100, 200, 500 किलोमीटर तक चल जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर चाहिए होता है ना कि यार थोड़ा चाय पी ली जाए। कहीं पे भी अगर आपको एक खोखा टाइप का भी मिल जाता है चाय वाला, तो वहाँ पे रुक के आप चाय पीने लगते हैं, जब आप एक लंबी दूरी तय करके आते हैं। तो सेम उसी तरीके से सिंगापुर ने अपने आप को डेवलप किया और अपने यहाँ पे छोटे-छोटे होटल टाइप के बनाए। और उससे क्या हुआ कि सिंगापुर की एक जो कह सकते हैं इकोनॉमी थी वो इतनी बूम पे आ गई कि सिंगापुर पूरी दुनिया में एक कह सकते हैं एक सिर्फ शहर होते हुए भी मतलब दुनिया के कई देशों से ज़्यादा जीडीपी रखने लगा है। और ये जो क्वेश्चन था वो आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो 2016 में एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, ठीक है? ये दक्षिण एशिया के मलेशिया एवं इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। मैंने आपको बता ही दिया 54 छोटे-छोटे द्वीप समूहों से मिलकर ये बना है। इस देशों को सिंघों का देश भी कहा जाता था सिंगापुर, ठीक है? आगे बात करते हैं यहाँ के ज़्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे क्योंकि ये छोटा-सा शहर था। फिर जैसे-जैसे इसकी इसकी इकोनॉमी बूम हो पे पहुँचने लगी, बूस्ट करने लगी, तो फिर कई और देशों से लोग आके भी यहाँ पे अपना कह सकते हैं व्यवसाय खोलने लगे, अपने होटल खोलने खोलने लगे इस तरीके से। और यहाँ पे कह सकते हैं बहुत वर्गों के लोग रहते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड ये मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये बेसिकली जो 4 देश हैं, सॉरी 5 देश हैं, इनको स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाता है। अगर आपने मैपिंग वगैरह पढ़ रखी होगी या ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप सभी को पता है। ये स्कैंडिनेवियाई देश इनको बोला जाता है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है? और ये सभी उत्तरी या यूरोप के देश हैं। ठीक है? और इसका अगर सांस्कृतिक शब्द की बात की जाए तो 5 देशों की एक जैसी संस्कृति को बताता है स्कैंडिनेवियाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कंगारू
इस देश का प्रतीक है। और ये सारे क्वेश्चन देखो आए हुए हैं, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। और ये भी क्वेश्चन, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये तो बहुत इजी है और ये यूपीएसआई 2011 में पूछा गया था। कंगारू जो है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जैसे जो भी क्रिकेट प्रेमी है उन सभी को पता ही होगा, ठीक है, कि कंगारू वर्सेस इंडियन लायंस इस तरीके से। और वहीं अगर बात की जैसे कि भारत में, भारत का बेसिकली कह सकते हैं कि टाइगर है या चीता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो कंगारू बेसिकली यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है या कह सकते हैं राष्ट्रीय पशु है। और जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में कई बार ऐसा बोला जाता है आज कंगारुओं से भिड़ेगी टीम इंडिया, तो वो कंगारू बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को ही बोला जाता था इस तरीके से। मैंने न्यूज़पेपर्स की कई कटिंग्स देखी हैं, वहाँ पे ये सेम यही इस तरीके की लाइनें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो यह एक स्तनधारी पशु है कंगारू बेसिकली, और कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहाँ इनकी इस प्रजातियों में 158 जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। तो डियागो गार्सिया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि आप, ये एक आइलैंड है और ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। और वर्तमान में अगर इस पे कंट्रोलिंग की बात की जाए तो इस पे डियागो गार्सिया पे कंट्रोलिंग जो है वो पूरी तरीके से, मतलब कि इस पे इसको मैनेज फ्रांस करता है। पर यहाँ पे जो आप मान सकते हैं कि जो मिलिट्री है वो अमेरिका की मिलिट्री रहती है, यानी कि अमेरिका ने इसको लीज पे ले रखा है। डियागो गार्सिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हिंद महासागर में है। हालाँकि हमारे तत्कालीन राजनेता वगैरह इसको उस इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम अपने अंदरूनी उसमें इतने फँसे हुए थे। पर ये डियागो गार्सिया अगर कंट्रोलिंग के हिसाब से बात की जाए तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो झीलों के देश की अगर बात की जाए तो स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः झीलों के देश की संज्ञा यूरोपीय देश फिनलैंड को दी गई है, लेकिन स्कॉटलैंड में भी लगभग 2800 से ज़्यादा झीलें हैं, ठीक है। और सबसे अधिक 2800 से अधिक जो है स्वच्छ जल की झील होने के कारण स्कॉटलैंड भी झीलों के देश माना जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे फिनलैंड ऑप्शन आएगा और स्कॉटलैंड नहीं होगा तो आप फिनलैंड को क्लिक करेंगे। अगर फिनलैंड नहीं है, स्कॉटलैंड है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रीन चैनल क्या है? टीवी चैनल है, डॉक सेवा है, रेडियो चैनल है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये बेसिकली हमारे ग्रीन चैनल हो जाएगा, ये हमारी डाक सेवा हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। वर्ष 1975 में त्वरित मेल सेवा शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत मेल भेजने की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए 6 चैनलों, राजधानी, मेट्रो, बिजनेस, पत्रिका, ग्रीन और शोक मेल की शुरुआत की थी, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि राजधानी चैनल क्या है या मेट्रो चैनल क्या है, बिजनेस चैनल क्या है, पत्रिका चैनल क्या है, ग्रीन चैनल क्या है या शोक मेल क्या है, तो ये सभी आपके डाक सेवा के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी जो स्थापना है थी वो 1975 में की गई थी, ठीक। आगे चलते हैं। विश्व में के शांत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि विश्व के जो भी शांत मरुस्थल हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो बेसिकली हो जाएंगे आपके टुंड्रा, ठीक है। ये ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं तथा वर्ष भर अ, बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा नगण्य होती है तथा पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इन ठंडे मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका अगर हम बात करते ऑप्शंस की एक बार देख लेते हैं कि अत्यधिक वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं। पहला है कपासी बादल, दूसरा कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी, या फिर पक्षाव स्तरी। तो इसका हो जाएगा वर्षा के लिए वर्षा स्तरी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान से मौसम को प्रभावित करता है? मतलब कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? मिट्टी, ऊंचाई, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। तो अगर मौसम की बात की जाए तो वो हमारी जो ऊंचाई हो जाएगी वो मौसम को इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर कोई जो बसावट है या कह सकते हैं कोई गाँव है वो पहाड़ी पे स्थित है, तो वहाँ पे जैसे कि अब अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश में सामान्यतः गर्मी होती है या मध्य प्रदेश में सामान्यतः गर्मी होती है। वहीं अगर बात की जाए गर्मियों के ही दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गर्मियों के दिनों में अच्छी खासी गर्मी होती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक एक मैदानी भाग है। वहीं अगर उसी समय पे आप कश्मीर में चले जाइएगा तो वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होगी अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के। क्यों? क्योंकि कश्मीर एक हिल एरिया पे स्थित देश है, यानी ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं आप उसी समय पे, अगर आप
अफ्रीका में चले जाएँगे, तो उसी समय पे अफ्रीका में अगर आप जाएँगे और उस गर्मी में आप कह सकते हैं कि मतलब आपकी स्किन एक तरीके से एकदम ब्लैक सी हो जाएगी, इतनी इतनी ज़्यादा भयानक वहाँ पे गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका जो है वो और ज़्यादा नीचे स्थित है, ठीक है? तो कुल मिला के जो ऊँचाई है वो बेसिकली कह सकते हैं कि प्रभावित करती है किसी स्थान के मौसम को। हालाँकि लोकेशन भी इसमें अगर कहे कि जो किसी स्थान की जो अ, क्या बोलते हैं उसका स्थान, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मौसम के लिए। ठीक है, किसी देश का स्थान या किसी जगह का स्थान, ठीक है? कि मान लीजिए कि अगर अफ्रीका की बात की जाए, वो भूमध्य रेखा के एकदम पास में है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम उत्तरी ध्रुव पे जाएँ या दक्षिणी ध्रुव पे जाएँ, तो ये स्थान इस तरीके से, तो वो अलग सिनेरियो हो जाता है, ठीक? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हॉटेनडॉट हॉटेनटॉट्स किस जाति जाति किस देश के नागरिकों को कहा जाता है? हॉटेनटॉट्स, ये बेसिकली हो जाएँगे पश्चिमी अफ्रीका के, ठीक? अगला क्वेश्चन, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पिग्मी, पिग्मी बेसिकली हम बात करते हैं तो ये विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, इसे गार्डन सिटी कहा जाता है? गार्डन सिटी की अगर बात की जाए तो शिकागो, ये यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा कह सकते हैं कि वो है, क्या बोलते हैं, शहर शिकागो। और शिकागो में ही एक धर्म संसद हुई थी जहाँ पे हमारे देश के लीजेंड्स जो थे स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो की धर्म संसद में, ठीक है? और शिकागो को बेसिकली गार्डन सिटी कहा जाता है। और इसी के संदर्भ में जो भारत में राजस्थान है, ठीक है? राजस्थान में जो जयपुर है, ठीक है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है? जॉन ऑफ आर्क, जोन ऑफ आर्क कहाँ स्थित है? तो जोन ऑफ आर्क की अगर बात की जाए तो ये फ्रांस में स्थित है, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम पर्वतीय वर्षा, ठीक है? हालाँकि आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो मैं इतना अब एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ूँगा और क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, ठीक? अगला क्वेश्चन 23, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होता है? तो ये होता है जो चूँकि पूरब की तरफ घूम रही है तो इसका जो स्थानीय समय होगा वो जो पश्चिम की जो स्थानीय समय होता है उससे आगे हो जाएगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे कि अगर वर्तमान में बात की जाए, भारत जो पृथ्वी है वो इस तरीके से घूमती है, ठीक है? वहीं अगर बात की जैसे कि अगर भारत है, भारत में सबसे पश्चिमी क्षेत्र वो गुजरात हो जाएगा और सबसे पूर्वी क्षेत्र वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों के अगर बीच में जो समय अंतराल की बात की जाए, तो वो लगभग पौने साढ़े 5 घंटे का अंतर हो जाता है। जैसे कि अगर सूरज जो है, वो यहाँ पे 5 बजे निकलेगा, तो वही सूरज यहाँ पे आते-आते साढ़े 10 बजे दिखता है के, ठीक है? तो कुल मिला के जो अंतर है इन दोनों के बीच में भारत में ही, तो सेम इसी तरीके से कह सकते हैं जो पश्चिमी स्थानों का जो स्थानीय समय होता है, वो वो पीछे रहता है पूर्वी स्थानों से, ठीक है? यानी कुल मिला के जो पश्चिमी स्थानों का स्थानीय समय से आगे हो जाता है पूर्वी का, ठीक? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व की सबसे गहरी झील कौन-सी है? तो ये आपको पता होगा, विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात की जाए तो ये बैकाल झील हो जाएगी, ठीक है? और ये रूस के साइबेरिया का जो मरुस्थल है, या मरुस्थल तो ही बोलते हैं बेसिकली उसको, साइबेरिया में स्थित है, ठीक है? और ये सबसे गहरी लगभग 1644 मीटर गहरी झील है और ये सबसे बड़ी कह सकते हैं मीठे पानी की झील है, यानी कि इस पानी को आप पी सकते हैं, ठीक है? और यह झील को यूनेस्को की विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में मतलब शामिल ही तो हो, सिंपल सी बात होना ही था। अगला क्वेश्चन है, तियानअनमेन स्क्वायर स्थान किससे संबंधित है? तो आप सभी को इसको अगर आप पढ़ेंगे तो उससे ही आपको समझ में आ जाएगा, ये चीन से संबंधित है, ठीक है? और ये कह सकते हैं ये चीन के बीजिंग शहर में स्थित है। और ये 1991 में पूछा गया था, ठीक है? वहीं अगर वर्तमान में बात की जाए तो आपको वुहान शहर है वो आप ध्यान रखिएगा। और चीन में जहाँ पे अभी ये बीजिंग में ही शायद हुई थी, कि कहीं और हुई थी, जो हमारी ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, वो आप देख के जाइएगा कि वुहान इसलिए क्योंकि वुहान से जो की लैब से जो कोरोना वायरस था वो विकसित हुआ था। इस तरीके से जो करंट में जहाँ-जहाँ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं वो आप शहर आपको एग्ज़ाम से पहले आप देख के जाइएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, हांगकांग चीन को कब सौंपा गया? तो ये बेसिकली जस्ट अभी रिसेंटली की बात है। हांगकांग भी बेसिकली जो यूरोपीय देश हैं उनके कब्जे में था, ठीक है? बेसिकली ये यूके के कब्जे में था, ठीक? और इसको चीन को सौंप दिया गया था 1997 में, ठीक है? एक यह व्यापारिक बंदरगाह के रूप में आबाद होने के बाद में हांगकांग 1942 में यूनाइटेड किंगडम का
एक कह सकते हैं उपनिवेश बनकर रह गया था और 1983-84 में चीन से आपसी वार्ता के बाद में 1997 में हांगकांग को यूके ने चीन को दे दिया था, ठीक है? तो वर्तमान में हांगकांग जो है वो चीन का एक कह सकते हैं कि शहर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक बर्फ की अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका में ही होगी। देखिए भारत में है नहीं, रसिया रसिया हो सकता था और ग्रीनलैंड भी हो सकता था, पर अंटार्कटिका से तो ज़्यादा नहीं है। ये तो पूरा मतलब कह सकते हैं कि पूरे 12 महीने 24/7 ये बर्फ से ही ढका हुआ है ना? और इसका कैसे इस महाद्वीप का 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। ठीक? तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 28। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? तो फिजी की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हो जाता है फिजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर फिजी की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी सुवा है और जो कि इसकी जो करेंसी है वो फिजी डॉलर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत का जो प्रस्ताव था वो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। 1912 में इन्होंने इस प्रस्ताव को दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल द अर्थ यानी कि पूरी पृथ्वी था? मतलब ऐसा कौन सा अर्थ था जिसका कौन सा द्वीप था जिसका अर्थ था पूरी पृथ्वी? तो वो बेसिकली हो जाएगा आपका पेंजिया, ठीक। पेंजिया पेंजिया महाद्वीप का अर्थ ऑल ऑल द अर्थ यानी सारी पृथ्वी था। भूवैज्ञानिक पेंजिया का अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले मानते हैं। और पॉकलैंड की अगर बात की जाए, यह द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना की तट से लगा एक द्वीपीय समूह है, फॉकलैंड। और अगर पैंथलासा की बात की जाए तो ये एक बेसिकली विशाल महासागर था जो पेंजिया को चारों ओर से घेरे हुआ था। जैसे अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा, बेसिक जो पहला ही लेक्चर होता है उसमें ये बोला जाता है, जैसे सपोज ये मेरी पूरी पृथ्वी है वर्तमान में, और इसमें पहले क्या था कि बीच में एक आइलैंड था जिसका नाम था पैंथलासा, और इसके चारों तरफ एक महासागर था जो कि पानी भरा हुआ था चारों तरफ, ठीक है। तो इस जो पानी है इसी को बेसिकली पैंथालासा बोला जाता था और इसको पेंजिया बोला जाता। बाद में ये टूट के 5 अलग-अलग भागों में डिवाइड हो गया जिसको वर्तमान में 5 महाद्वीप बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्वादर बंदरगाह स्थित है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2-3 बंदरगाह हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और ग्वादर बंदरगाह की अगर बात की जाए और ग्वादर बंदरगाह की अगर बात करें तो ये आप सभी को पता है, ये पाकिस्तान में स्थित है। और ये वर्तमान में आप कह सकते हैं कि चाइना का जो सीपीईसीएस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो चाइना से शुरू होकर ग्वादर बंदरगाह पे ही ये खत्म हो रहा है और ये भारत को बेसिकली काउंटर करने की चाइना की एक तरकीब है। और ये आप देख सकते हैं यूपीएसआई 2021 में 17/11 की जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें भी पूछा गया था, और सेम यूपीएसआई की वो उसी में क्या कह सकते हैं 17 तारीख को भी पूछा गया और 20 तारीख को भी जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें भी पूछा, मतलब एक ही टाइम पे दो दो क्वेश्चन या कह सकते हैं दो दो सेट में सीधा सीधा क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया। लेकिन वर्तमान में आप बात करेंगे तो वर्तमान में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस समय था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इसकी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक लिंक स्कोप भी माना जाता है। और ये अरब सागर में स्थित है और वही पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 32। तृप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए महाद्वीपों में से किससे संबंधित है? तो तृप्त द्वीप की अगर बात की जाए ये उष्ण महानगर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो कैप्टन जेम्स कुक की अगर बात करी जाए तो इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी, कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और ये बेसिकली अगर बात करते हैं 1770 में इन्होंने इसकी खोज की थी। हवाई प्रांत तथा न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय भी जेम्स कुक को जाता है, ध्यान रखेंगे इनको, जेम्स कुक को। ज्ञात होगी न्यूजीलैंड की खोज पुर्तगाली यात्री एबेल तस्मान ने की थी, जिसे 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा प्रमाणित किया गया था न्यूजीलैंड को, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? कोई ठंडा मौसम नहीं है, तो अफ्रीका महाद्वीप बेसिकली ये कह सकते हैं कि पूरा जो हमारा था, मतलब कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में ही ये स्थित है, तो यहाँ पे कोई ठंडा मौसम नहीं होता, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, और इसमें मतलब गर्मी बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, हालांकि ये गरीब भी है काफी। अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब अगर महाद्वीप की बात की जाए तो वो भी आपका अफ्रीका महाद्वीप ही हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? तो ये आपका बेसिकली आप सभी को पता है, चूंकि प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा ही होएगा वही सबसे ज्यादा जो निमग्न द्वीप होंगे, या जो भी अन्य द्वीप भी हैं उनसे मिलकर वही बना बना होएगा जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कैप्री, तस्मानिया, इविसा या रॉयस? इसका आंसर बेसिकली आपका हो जाएगा तस्मानिया। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से लगभग से दक्षिण में 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वीपीय देश तस्मानिया है, जिसे बॉस स्ट्रेट द्वारा अलग किया गया, और विश्व के 26वां सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। इसकी राजधानी हॉबर्ट है तस्मानिया की। ठीक। अगला क्वेश्चन, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में स्थित है? तो ये बेसिकली हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र या कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी कौन सा है? सबसे अधिक द्वीपों वाला, तो वो बेसिकली जेनेवा, बर्न, लुआने या ओस्लो, तो ये हो जाएगा ओस्लो। सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र ओस्लो है, जिसमें द्वीपों की संख्या 9 है। ओस्लो यूरोपीय महादेश में स्थित नॉर्वे देश की राजधानी है, और वहां पर का सबसे बड़ा शहर है ओस्लो। ठीक है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो वर्न है, और यहाँ पे कह सकते हैं जो द्वीप समूह की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? माओरी। और ये जो कह सकते हैं ना आप, ये जो स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है, ये सेम क्वेश्चन अभी 2025 में जो यूपी में एएसआई वाला एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? माओरी ये बेसिकली हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, जो कह सकते हैं कि जो मूल निवासी हैं उनको माओरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको निवास करने वाली जनजाति को माओरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रेगिस्तानों में हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो ये हमारा हो जाएगा थार रेगिस्तान। ठीक है। थार रेगिस्तान या मरुस्थल वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को रोकता है। थार रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। इस रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में, लेकिन कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान के सिंध तथा पंजाब प्रांत में भी आता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, और भारत में एक ही रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान। ठीक। टर्फ रॉक किसका उदाहरण है? टर्फ रॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा एग्जांपल आपका अग्निमय चट्टानों का। ठीक है, जो अग्निमय चट्टानों होती हैं उनको टर्फ रॉक कहते हैं। ठीक। चलते हैं आगे, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो टर्फ रॉक अग्निमय चट्टानों का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडे होने पे बनती हैं और ठोस रूप धारण करके विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानें पिंड बनाते हैं, चट्टानी पिंड बनाते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है, जैसे बैथोलिथ, स्टार्क तथा लैकोलिथ आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिक का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अंटार्कटिक का सबसे ऊंचा शिखर की अगर बात की जाए तो विंसन मैसिक हो जाएगा अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो। ठीक है। वेंस विंसन मैसिक अंटार्कटिका की एल्सवर्थ पहाड़ियों की सेंटिनल पर्वतमाला नामक शाखा में स्थित है। ये बड़ा पर्वत मैसिफ है, और इस यह दक्षिणी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर स्थित। ज्ञातव्य है कि बिन्सन मैसिफ तथा बिन्सन पर्वत दो अलग अलग भौगोलिक इकाइयां मानी जाती हैं। बिन्सन पर्वत की ऊंचाई 4892 मीटर है, और बिन्सन पर्वतमाला अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु पॉइंट है। ठीक। अगला क्वेश्चन, आल्पस पर्वत आल्पस पर्वत सॉरी आल्पस पर्वत कहाँ देखा जा सकता है? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आल्पस पर्वतमाला है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो बेसिकली हमारी हो जाएगी स्विट्जरलैंड में, ये यूरोप में स्थित है। ठीक। अगर देश की बात करते हैं तो ये
यूरोप की या कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में स्थित है, पर वैसे अगर कॉन्टिनेंटल वाइज अगर आप देखेंगे तो ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है आल्प्स पर्वत। और दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वत की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जो कि 4807 मीटर ऊंची है। आल्प्स पर्वत को स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, 1869 में डॉट 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 नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो आप सभी को पता है कि भारत से अगर बात कर रहा है तो ये जो नहर थी वो आपकी स्वेज नहर हो जाएगी। ठीक है। तो 1859 में, 59 नहीं 69, 1869 में जो स्वेज नहर थी उसको ओपन कर दिया गया था। और इसकी वजह से क्या हुआ था, पहले जो भारत आने वाले जो व्यापारिक जो जहाज थे वो दक्षिण अफ्रीका होके आते थे, पर बाद में ये भूमध्य सागर से ही होके निकल गए। तो ये जो इतनी दूरी थी वो हमारी कम हो गई थी, या हमारी क्या बेसिकली उस समय जो भी व्यापारी लोग थे उनकी, या अंग्रेजों की। ठीक है। तो स्वेज नहर बेसिकली इसके बारे में देख लेते हैं। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। इसका निर्माण 1869 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, जो इंजीनियर है। क्यों? क्योंकि वर्तमान के एग्जाम्स में जो एग्जामिनर है वो ये नहीं पूछ रहा कि ये सपोज अगर कोई भी स्मारक है वो किसने बनाई, उसका आर्किटेक्ट कौन था या उसका निर्माण में जो इंजीनियर था वो उसकी बात कर रहा, क्वेश्चंस पूछ रहा है। चाहे यूपी के तो खासकर एग्जाम्स में ये सेम, मतलब कि जैसे कि अगर बात करते हैं कि लाल किला किसने बनवाया, तो आप सभी को पता शाहजहां ने बनवाया था, पर क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा है कि लाल किला में जो वो था ना, क्या बोलते हैं, मिस्त्री या हेड जो था आर्किटेक्ट, वो कौन था। ठीक है। ये यूपी के कई एग्जाम्स में मैंने अभी रिसेंटली देखा है, 2025 में, 2024 में जितने भी एग्जाम हुए सब में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है। तो स्वेज नहर का जो निर्माण था एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, फर्डिनेंड। ठीक है, इसने करा था और इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई लगभग 48 मीटर और गहराई 10 मीटर है। 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी और वर्तमान में यह मिस्र के नियंत्रण में है। और थोड़े दिन पहले की अगर बात की जाए, जिस समय की इज़राइल ने कंट्रोल कर लिया था, इज़राइल के ऊपर 5 जने 7 देशों ने मिलकर एक साथ में अटैक किया था ना, जो मुस्लिम देश थे, उस समय भी ये हालाँकि कंट्रोल में तो मिस्र के ही थी, पर उस समय इज़राइल ने यहाँ तक इस पे कंट्रोल पूरा कर लिया था। बाद में मिस्र को ये बस इसी शर्त पे इज़राइल ने सौंपी थी कि ऐसा है, अब आपको, क्योंकि मिस्र के पास और तो कोई कमाई का ज़रिया है नहीं, तो वो यहीं पे एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वेज़ नहर पे टोल नाका बना के बस पैसे लेता है, मतलब जो जहाज़ निकालते हैं ना, पासिंग जो जहाज़ों की करवाता है, तो वो बेसिकली इसी से पैसे कमाता है। तो फिर उसकी नस दब चुकी थी, मतलब इज़राइल ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, पूरा अपने अंडर में ले लिया था स्वेज़ नहर को। तो फिर उस दिन से आज तक फिर जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं, मिस्र आपने देखा होगा कि इज़राइल के अगेंस्ट में कभी नहीं बोलता। उसकी वजह बस यही है कि पहली तो बात उसने दे दी थी, मतलब इस ट्रीटी के साथ में, इस एग्रीमेंट के साथ में। दूसरा ये कि उसको पता है कि अगर हम बाई चांस ना जीते तो अगली बार भाई देगा भी नहीं है इज़राइल हमको, और अगर दिया नहीं तो इज़राइल की अर्थव्यवस्था वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो ये नहर खुलने से भारत से यूरोप की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गई थी। ठीक है। स्वेज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो आप सभी को पता है ये बेसिकली लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कहाँ पे? ऑप्शन ये, ऑप्शन बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ओके। किस नदी का शुक्र बैराज स्थित है? तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका सिंधु नदी। तो सिंधु नदी आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में बहती है पूरी तरीके से। ठीक है। तो सिंधु नदी पर स्थित है जो शुक्र बैराज, और इसे ब्रिटिश काल 1923 से 1932 के दौरान बनाया गया था। और ब्रिटिश काल में इस बैराज को लॉयड बैराज के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सर्वाधिक, या कह सकते हैं सबसे बड़ा महासागर है? तो आप बताइएगा। पैसिफिक ओशियन आ ही गया, इसी को बेसिकली प्रशांत महासागर बोला जाता था। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 48। किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? तो ये बेसिकली हो जाएंगे आपके ढाल ज्वालामुखी, सीड्स वॉल्केनो। ठीक है। ढाल ज्वालामुखी को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है। इनके इसमें उथले उथले पतले किनारे होते हैं तथा ये कम चिपचिपाहट के लावा प्रवाह द्वारा बनते हैं। हवाई द्वीप पर मैलाओना एक सील्ड ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण है। हवाई द्वीप के सभी ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी हैं। और मिश्रित ज्वालामुखी की अगर बात की जाए, इन्हें सेंट्रो
स्टेंट्रो वोल्केना के नाम से जाना जाता है और ये शंकु की आकार के ज्वालामुखी हैं जो कि लावा व्योमिस देश एस और टेफ्रा की कई परतों से निर्मित होते हैं क्योंकि वे तरल पदार्थ लावा के बजाय चिपचिपी सामग्री की परतों से निर्मित होते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी की बात की जाए तो ये गोल शंकु की बजाय ऊंची चोटियां बनाते हैं। मियाना ज्वालामुखी फिलीपींस, जापान और फ्यूजियामा और माउंट रेनियर अमेरिका आदि ये सभी मिश्रित ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक, मार्क कर लेंगे आप इसको। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कॉल्डेरा, ये सभी ज्वालामुखी के टाइप हैं। ठीक है, तो कॉल्डेरा ये ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जो होता है जो भयंकर विस्फोट से उड़ जाता है या धसाव के प्रभाव में वहां विशाल क्रेटर बन जाता है, तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। इसका व्यास कई किलोमीटर यानी 8 से 10 किलोमीटर तक हो सकता है। और मध्य सागर पर्वतमाला की अगर बात की जाए, मध्य महासागर, तो किसी महासागर के जल के अंदर प्लेट विवर्तनिकी द्वारा बनी एक पर्वतमाला होती है। सामान्यतः इसमें कई पहाड़ श्रृंखलाओं में आयोजित होती है और इसके बीच में एक लंबी रिफ्ट नामक कह सकते हैं जो घाटी होती है, लंबी जो धसाव होता है। जैसे सपोज एक समुद्र के अंदर जिस तरीके से समुद्र के बाहर वर्तमान पृथ्वी पे जो पहाड़ वगैरह हैं उनकी घाटियां हैं, सेम इसी तरीके की घाटियां समुद्र के अंदर भी होती हैं। इनको समुद्र में रिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली हो जाता है प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर काफी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 नंबर, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो इसको बेसिकली अवकेंद्र कहते हैं। ठीक है, जहां जब ज्वालामुखी फटता है तो जहां से ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, ठीक है, उसको बेसिकली अवकेंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं हम। जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र या वह स्थान बेसिकली जिस दौरान भूकंप से ऊर्जा ऊर्जा निकलती है वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। और भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक तरंगों व पतः सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगें होती हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। भूकंप के तीन तरह के कंपन होते हैं: प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और एल तरंग। प्राथमिक तरंगों में यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। द्वितीय तरंगें, इनको अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। एल तरंगें, ये धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी इनको जाना जाता है और ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, द्रव या गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। एल तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ज्यादा विनाशकारी होती हैं? प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें, एल तरंगें, एक्स तरंगें, गामा तरंगें, बाई तरंगें, इस तरीके से कुछ भी। एल तरंगें ज्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, या ज्यादा विनाशकारी होती हैं। भूकंप की तीव्रता नापने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है कि भूकंप अगर की माप जो करता है वो आपका हो जाए रिएक्टर पैमाना। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52, भूकंप की सतह पर चट्टान के चोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें कहा जाता है। ये आपके बेसिकली हो जाएंगे विस्फोट, भूकंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन विषुवतीय या विषुवतीय इसको होएगा। वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? और ये बेसिकली 6 महीने बाद घटित होता है हर बार। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। क्वेश्चन नंबर 54, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा जो पृथ्वी के प्रति चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बेसिकली ज्वार भाटा का कारण होता है। ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र के जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसी को ज्वार भाटा कहते हैं, यानी ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ठीक है, और दोनों को एक साथ बोला जाता है ज्वार एवं भाटा। ठीक, से स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात एक बार ज्वार और एक बार भाटा अवश्य आता है, अर्थात 24 घंटे 52 मिनट में ये 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ठीक है, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
इंग्लैंड के साउथ सैम्पटन में। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की अगर तीव्रता की बात की जाए तो ये आप सभी को पता है सीस्मोग्राफी द्वारा या सीस्मोग्राफ द्वारा नापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ठीक, और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पंपास के समशीतोष्ण घास के जो मैदान है ये कहाँ के हैं? पंपास की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए बेसिकली ये आपके दक्षिण अमेरिकी जो देश है या दक्षिण अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है वहाँ के जो घास के मैदान है उनको पंपास बोला जाता है। एक बार इस जो ये जो लिस्ट है इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रेयरी की अगर बात की जाए तो प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका है उसमें हो जाएंगे। बेल्ट घास के मैदान ये आपके अफ्रीका में हो जाएंगे, अफ्रीका में भी बेसिकली दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सवाना घास की बात की जाए तो ये आपके जो उत्तरी अफ्रीका है बेसिकली सवाना। ठीक है, ये उत्तरी अफ्रीका में हो जाएंगे, मतलब जनरली अफ्रीका में उत्तर और दक्षिण में हमने अगर डिवाइड करें तो दक्षिण में बेल्ट हो जाएंगे और उत्तर में सवाना। प्रेयरी घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिका में हो जाएंगे। लाओज अगर बात की जाए तो ये वेनेजुएला के हो जाएंगे। डाउन्स की बात की जाए ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। कैंटरबरी की अगर बात की जाए ये न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। और स्टेपीज घास के मैदान की अगर बात की जाए ये रसिया या मध्य एशिया या कह सकते हैं कि रसिया और यूरोप में जो घास के मैदान होते हैं उनको स्टेपीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ जो मैंने टिक लगाए हैं। आप इस पूरी लिस्ट को एक बार अगर स्नैपशॉट लेना चाहें तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घास से अगर आया तो यहाँ से डेफिनेटली यहीं से बनने वाला है। ठीक, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेरी को समशीतोष्ण मैदान होते हैं। प्रेरीज मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, जो प्रेरीज होते हैं वो बेसिकली उत्तरी अमेरिका में होते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार मार्क कर लेते हैं इसको। प्रेरीज जो होते हैं वो उत्तरी अमेरिका में हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम देख लेते हैं, तीन नए हैं। देख सकते हैं आप सवाना, सवाना आपके अफ्रीका में हो जाएंगे। अफ्रीका में भी आप उत्तरी अफ्रीका में बात करते हैं। कैंपोस आपके ब्राजील के हो जाएंगे। सेलवास आपके अमेजोन घाटी है वहां पे हो जाएंगे। और लानो जो है वो वेनेजुएला के हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जो भी हो 58। हीरे सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो हीरे सोने और प्लेटिनम की अगर बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो वो बहुत नगण्य हो जाता है बेसिकली, पर फिर भी अगर उसकी बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 0.02%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? ये आपकी हो जाएगी सीनाइट। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। किम्बरले हीरे की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो आप सभी को पता है जनरली हीरे के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका अफ्रीका ही हो जाएगा। और किम्बरले हीरे की खदान की बात करी जाए तो वो भी आपके अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और यहाँ की अगर बात की जाए ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है किम्बरले। ठीक, यह है वॉल और ऑरेंज नदियों के संगम से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और ये हीरों की खदानों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जीवाश्म किस प्रकार के सैल होते हैं? ये आपके हो जाएंगे जीवाश्म बेसिकली जो परतदार सैलें होती हैं, परतदार रॉक्स, उनमें पाए जाते हैं जीवाश्म। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? ये देखिए यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया। इसके अलावा जस्ट अभी यूपी एसआई एएसआई में ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आया था, आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये आपके हो जाएंगे बेसिकली पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। गैर परंपरागत, परंपरागतों में अगर बात करी जाए तो ये आपके हो जाते हैं पेट्रोलियम और कोयला। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात की जाए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा और ज्वार शक्ति ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायो जो मास होती है वो, और जैव ईंधन, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है? तो ये आपका हो जाएगा अधिवृष्ट वाताग्र।
ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें एक बार ये देख लेते हैं। जो हमारी 5 परतें होती हैं पृथ्वी मंडल के बाहर का जो वायुमंडल रहता है उसमें, तो पहली हो जाती है आपकी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ये आपको सेव होनी चाहिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। और जो हमारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह रहते हैं वो बेसिकली समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो हमारी कोहरा, बादल, ठंड, बारिश, तूफान, ये सभी घटनाएं होती हैं, ये हमारी पहली वाली जो लेयर होती है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर भी बोला जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्षोभ मंडल यानी जो हिंदी वाली लैंग्वेज है वो ना दी जाए। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस तरीके से दे दिया जाए, तो इसको भी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है? यानी कि कौन सा ऐसा जलमार्ग है जो कि कैस्पियन सागर में निकलता है जाकर, तो वो आपका हो जाएगा वोल्गा जलमार्ग। ठीक है, वोल्गा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान व ईरान इसके तटवर्तीय देश हैं। वोल्गा और यूराल नदियां कैस्पियन सागर में जल विसर्जित करती हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और किस देश के बीच में सीमांकन किया गया है? रेड क्लिफ की अगर बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ बोला जाता है, और ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि इस सीरीज से ना, अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाते फिर भी 60 से 70% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इसी सीरीज से मिलने वाले हैं। और अगर यूपी जो होम गार्ड वाली वैकेंसी है उसमें तो भाई साहब आप मान लीजिए कि 90+% क्वेश्चन इसी सीरीज से बनने वाले हैं। तो जो भी आपके भाई बहन हैं जो होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, वो उनके लिए तो ये एक तरीके से जैकपॉट हो सकता है। वो सिर्फ इतने ही सारे वीडियोस देख लें, अपने माइंड में सेव कर लें, और इनमें से ही आपका मतलब सारा पेपर फंस जाएगा। ठीक, चलते हम आगे एक बार रेड क्लिफ के बारे में, या जो भी एक्सप्लेनेशन उसको। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उनका सीमांकन करती है। 17 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग कर दिया गया था और इसकी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा को स्थापित किया गया था। रेड क्लिफ गुजरात के कच्छ के रण से प्रारंभ होकर जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है। और रेड क्लिफ रेखा ने भारत को 3 हिस्सों में बांटा है: पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत। और मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो चीन और भारत के बीच सीमाओं का सीमांकन करती है। और डूरंड रेखा की अगर बात की जाए तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा माउंट इरेबस। ठीक है, माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ठीक है, यह रास द्वीप के अल्टा पर्वत, जिसकी लंबाई लगभग 3794 मीटर है, पर स्थित है। और यह 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी जो कि माउंट टेरर, माउंट वर्ल्ड और माउंट टेरा नोवा, यहाँ पे जो कि अन्य 3 ये ज्वालामुखी है जो कि निष्क्रिय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल को दोबारा उग जाते हैं, उनको कहा जाता है? ये बेसिकली द्वितीयक वन हो जाएंगे। पहले प्राथमिक वन या प्राचीन वन हो जाएंगे, जो कि पहली बार जो जंगल बना उसको कहते हैं। और पहले तबाही आ गई उसके बाद में फिर पुनः उस जगह पे जंगल बस गए, उनको द्वितीयक जंगल बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विभिन्न विश्व के विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? ये आपके अटलांटिक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 70। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है? ये आपका हो जाएगा निर्वाह खेती। ठीक, अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां किस जलवायु देश में क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो भूमध्य सागरीय जो वन झाड़ियां हैं वो बेसिकली पाई जाती हैं आपकी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ? आप सभी को पता है ये स्वेज नहर के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र में रहती है, किस
क्षेत्र में पाई जाती है, तो बुशमैन मैंने पहले ही आपको बता रखा है, कालाहारी मरुस्थल ये देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है ये बुशमैन या अफ्रीका। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक। यहाँ पे कुछ अन्य जनजातियां जिसमें पपुआन्स ये न्यू गिनी में पाई जाती है। टर्टार की बात की जाए ये साइबेरिया में पाई जाती है। मिकमीज की बात की जाए ये कांगो में पाई जाती है, और किर्गिज की बात की जाए ये मध्य एशिया में पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में कह रहा है नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह बोला जाता है? तो नीला ग्रह बेसिकली हम बात करते हैं तो ये पृथ्वी को बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। पृथ्वी वर्तमान में शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है, ठीक है। सूर्य से औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी के द्रव्यमान की बात की जाए तो 5.97 इंटू 10 to the power 24 किलोग्राम है। घनत्व की बात की जाए तो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। व्यास की बात की जाए तो इसका विषुवतीय जो व्यास है, जो कि भूमध्य रेखीय व्यास है, वो लगभग 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास की अगर बात की जाए तो ये लगभग 17,714 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर दैनिक गति की बात की जाए तो ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड और 4.091 ये मिली सेकेंड मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी दैनिक गति है, यानी कि 24 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में ये एक चक्कर पूरा लगा लेती है, ठीक है। और औसत त्रिज्या की अगर बात की जाए ये 6,370 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है कि इग्लू इग्लू क्या है? तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, इग्लू बेसिकली बर्फ में जो घर बनते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप। तो ये गुम्बद के आकार का एक घर या झोपड़ी होती है जो कि कठोर की सिल्ली से बना होता है। इसमें इसमें एस्किमो रहते हैं, मतलब बेसिकली आप देख सकते हैं गुम्बद के आकार का एक घर होता है, जैसे जो बर्फीले इलाके होते हैं जैसे कश्मीर है या जो रसिया वगैरह है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बर्फ के अंदर खोद के ना बर्फीली जो वो रहती है चादर, या आप कह सकते हैं पूरा बर्फ का ही पूरा घर रहता है, इसको इग्लू कहते हैं। और अंदर से ना जो भी कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, अभी यार ध्यान नहीं आ रहा, चलो बाद में बताते हैं कभी, ठीक है। ये बेसिकली जो एस्किमो है इसका पालतू जानवर रेंडियर है, ठीक है। और इसका मुख्य व्यवसाय ऑखेट है, और बालरस, श्वेत भालू, रेंडियर, सील मछली आदि का ये शिकार करते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है, लगभग 71% रहती है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी के कई एग्जाम्स में सेम यही क्वेश्चन आपके पूछे गए मल्टीपल टाइम, ठीक है। आप देख सकते हैं लगभग 78% आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी, सॉरी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93% ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 0.03% है। उसके अलावा जो भी अन्य गैसें मौजूद हैं, ठीक है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो ये बेसिकली आपकी हो जाएगी मानसूनी हवाएं, ठीक है। ये बेसिकली एक वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं परिवर्तित करती, पहले इस तरफ से जाती हैं फिर उस तरफ से आती हैं, ठीक है। अगर आपने जो वर्षा वाला चैप्टर मानसून का पढ़ा है तो उसमें ये आपने पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये सब क्या आप सभी ने जो मरुस्थल है वो अगर सीरीज पढ़ी होगी तो वहां पे ये सीधा सीधा पढ़ाया गया होगा। ये गोबी का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल और सहारा का मरुस्थल, ये सभी मरुस्थल हैं, ठीक है। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा विश्व के प्रमुख मरुस्थल या रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल जो कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्र की अगर बात की जाए अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, ये देश इतने नहीं पूछे जाएंगे, बस महाद्वीप ध्यान रखिएगा आप, ये अफ्रीका में स्थित है। जबकि गोबी की मरुस्थल की अगर बात की जाए ये क्षेत्र मंगोलिया और चीन में स्थित है। और कालाहारी मरुस्थल की बात की जाए ये बोत्सवाना या मध्य अफ्रीका में स्थित है। और आटाकामा का बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका या कह सकते हैं जो चिली गणराज्य है और जो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है वहां पे ये स्थित है, ठीक है। तो इनकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो मैंने वो भी आपको बता दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा, कौन सा संघनन नहीं है? तो जो धुआं है वो संघनन का पार्ट नहीं हो जाएगा, बकाया ओस, कोहरा, पाला ये सभी संघनन के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80। फेलिन क्या है? तो फेलिन बेसिकली आपका हो जाएगा, देख लेते हैं आप,
अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में एक भूकंप जो चक्रवात आया था उसको फेलिन नाम दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये चूंकि 2013 का यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें ये पूछा गया था। वर्तमान में आप ध्यान रखेंगे भारत के आसपास जितने भी चक्रवात वगैरह आए हैं, जो भी तूफान आए हैं, उन सभी के नाम आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन 21% रहेगी, 78% आपकी नाइट्रोजन रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, 78% नाइट्रोजन है, लगभग 20-21% ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य जो अन्य गैस है वो इसमें हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ठीक है, ध्यान रखेंगे जो सूर्य है वो ग्रह नहीं है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम ग्रहों की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? वन नाशकों नाशक से बेसिकली सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए तो वो भूमि का जो क्षरण है वो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा बी, भूक्षरण, या इसी को मृदा अपरदन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, दुनिया में किस सॉरी कुल टिन का 2/3 भाग यहाँ से आता है, यानी कि टिन उत्पादन में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि कौन सा देश है उसकी बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा चीन, ठीक है। चीन लगभग 1,25,000 टन उत्पादन करता है, इंडोनेशिया 84,000 टन, पेरू 23,700 टन, बोलीविया ये इस समय यानी कह सकते हैं बहुत पुराना डेटा है, तो वर्तमान में आपके अकॉर्डिंग नहीं हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टर स्केल को नापा जाता है, रिएक्टर स्केल से नापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से आप कह सकते हैं जो भूकंप की जो तीव्रता है उसको नापा जाता है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 87, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 87, आप देख सकते हैं इसमें बोल रहा पेंगुइन जो एक न उड़ने वाली समुद्री चिड़िया है, ये कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी अभी आपको बताया ये अंटार्कटिका में पाई जाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, ठीक। तो यहाँ तक था हमारा विश्व का भूगोल, और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको लगा होगा कि हाँ यार, एग्जाम में तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, हमारे गुरुजी तो हमारे मास्टर साहब तो हमको मतलब मीठा मीठा पढ़ा दे रहे हैं, पर आपको अभी लेवल समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में जो लेवल है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। आई होप आपको पसंद हुआ होगा। आप मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप पूरी प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।